नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं नीलम यादव अपने YouTube चैनल धृति होम साइंस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ एवं मस्त होंगे। चलिए, तो आज का हमारा अगला टॉपिक होने वाला है जल, जिसे हम वाटर कहते हैं। जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O, ठीक है। और यह हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन दो रासायनिक तत्वों के मिलने से बनता है, ठीक है। तो आज हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि जल हमारे शरीर के लिए कितना आवश्यक है और हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में कितना प्रतिशत जल उपस्थित होता है और इसकी कमी से हमें कौन सी समस्या का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। तो एक वयस्क व्यक्ति के शरीर में लगभग 65 से 75% तक जल उपस्थित होता है। यानी कि हमारे शरीर में लगभग 65 से 75% तक जल उपस्थित होता है, जो कि दांतों व अस्थियों में, जो हमारे दांत है और जो हमारी हड्डियां हैं उनमें लगभग 20% तक उपस्थित होता है और बाह्य कोशीय तरल द्रव्य में 20% होता है। जो हमारी बाहरी सेल्स हैं उसमें भी 20% तक जल की उपस्थिति पाई जाती है और जो हमारे आंतरिक कोशिकीय द्रव्य हैं, जो हमारी आंतरिक सेल्स हैं, उसमें 50% तक जल की उपस्थिति होती है, ठीक है। ऊतक द्रव्य में जो हमारे ऊतक हैं उसमें 9% तक जल उपस्थित होता है और लसिका व लसिका वाहिनियों में 7% तक जल उपस्थित होता है। लसिका एक तरल द्रव्य होता है जो लसिका वाहिनियों में उपस्थित होता है और यह तरल द्रव्य को एकत्रित करके क्या करता है, ब्लड तक पहुंचाने का कार्य करता है, ठीक है। तो लसिका व लसिका वाहिनियों में 7% तक जल उपस्थित होता है और रक्तवारी, जिसे हम प्लाज्मा के नाम से जानते हैं, उसमें 4% तक जल उपस्थित होता है, ठीक है। और शिशुओं में लगभग 70 से 75% तक जल उपस्थित होता है, ठीक है। इसके साथ ही जो पतले एवं दुबले व्यक्ति होते हैं उनमें जल की मात्रा अधिक पाई जाती है और मोटे व्यक्तियों में जल की मात्रा कम पाई जाती है। यही नहीं, पुरुषों में जल की मात्रा अधिक होती है और महिलाओं में जल की मात्रा कम होती है। तो इस तरह से विभिन्न आयु वर्ग के अनुसार एवं लिंग के अनुसार भी जल की उपस्थिति जो है वो कम या ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। तो हमारे शरीर में वैसे तो लगभग 65 से 75% जल की उपस्थिति मानी जाती है, लेकिन जब मोटा पतला, ठीक है, और लिंग के आधार पे, जैसे महिला एवं पुरुष के आधार पे देखा जाएगा तो इसमें भिन्नता देखने को मिलेगी। तो इसलिए हमारे शरीर में जल की मात्रा 75 से कम या ज़्यादा भी हो सकती है और होती है, ठीक है। और विभिन्न अंगों में भिन्न अंगों में भिन्न मात्रा में जल उपस्थित होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि जल का मुख्य कार्य क्या होता है, ठीक है। तो जल का मुख्य कार्य है घोलक के रूप में। जैसे हमारे शरीर में जब डायरिया, लूज मोशन ऐसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं तो डॉक्टर्स भी हमें बोलते हैं कि हमें तरल पेय पदार्थों को सेवन करना चाहिए। तो इस तरह से क्या होता है कि जब हम ORS का घोल या फिर नींबू पानी एवं चीनी का घोल लेते हैं तो वो एक घोलक के रूप में ही तो प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से ये हमारे शरीर को एनर्जी प्राप्त करता है, ठीक है, एक घोलक के रूप में। तो ये हमारे शरीर में घोलक के रूप में भी कार्य करता है, ठीक है। शारीरिक तापमान को नियंत्रित करने का कार्य करता है। जो जल है वो शरीर के तापमान को नियंत्रित करने का कार्य करता है। जैसे भीषण गर्मी पड़ रही है, ठीक है, तो अगर आप पेय पदार्थों को लेकर के चलेंगे, ठीक है, जो भी पेय पदार्थ है उसे आप पी करके बाहर निकलते हैं तो आपको थोड़ा कम धूप का एहसास होगा, ठीक है। बहुत सारे लोग आइसक्रीम खाते हैं, ठीक है, और ठंडे पानी का सेवन करते हैं, ठीक है, नींबू पानी का सेवन करते हैं। तो ये क्या है, तापमान को नियंत्रित करने के लिए ही तो करते हैं, ठीक है।
ठंड में क्यों नहीं हमें इतना ज़्यादा पानी पीने की आवश्यकता होती है? क्योंकि उस समय मौसम अनुकूल होता है, ठीक है। मतलब कि ठंड पड़ने की वजह से हमें हमारे शरीर को पानी की कम आवश्यकता होती है, लेकिन इस समय भीषण गर्मी पड़ रही है, तो इस स्थिति में हमें जल की ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो हम कहीं भी बाहर निकलने से पहले जल को पीते हैं ताकि हमारे शरीर का जो तापमान है वो नियंत्रित हो सके और हम अपना कार्य अच्छे से कर सकें। क्लियर है? ठीक है। स्नेहक के रूप में, जैसे बहुत से लोग होते हैं पसीना निकलता है शरीर से तो चिकनापन निकलता है, ठीक है। तो उस चिकनापन को कम करने के लिए जल हमारे शरीर में अत्यंत आवश्यक माना जाता है, ठीक है। कोषों के संरचनात्मक घटक के रूप में, जो हमारे सेल्स हैं उनकी रचनाओं के लिए, उनकी संरचना के लिए हमें जल की आवश्यकता होती है, ठीक है। निर्माणात्मक कार्य के रूप में, जो हमारे शरीर में बहुत सारे निर्माणात्मक कार्य होते हैं, जैसे दांतों में और अस्थियों में जल उपस्थित होता है 20%। तो वो क्या है? एक तरह से निर्माण ही तो हुआ है, क्योंकि दांत जो है वो जन्म से तो उपस्थित होते नहीं है, ठीक है, वो बाद में आते हैं। तो उससे क्या होता है कि निर्माण के रूप में होता है, ठीक है। ऐसे ही ब्लड को, जो लसिका है वो क्या करती है? ब्लड को एक दूसरे स्थान पे पहुंचाने का कार्य करती है। तो उसके रूप में, तो ये निर्माण के रूप में भी हमारे शरीर के लिए आवश्यक होता है, ठीक है। कोमल अंगों की सुरक्षा के रूप में, जैसे आप एक छोटी सी उदाहरण को समझिए। कोमल अंगों की सुरक्षा, जैसे मान लीजिए एक प्रेग्नेंट लेडी है, ठीक है, उसे बोला जाता है कि आप प्रतिदिन 3 से 4 लीटर तक पानी पीजिए। क्यों पीजिए? क्योंकि जो उसके गर्भ में शिशु पल रहा है वो तरल, ठीक है, तरल अवस्था में तैरता रहता है, ठीक है। तो वो उसके लिए बहुत ज़्यादा डिमांड होती है पानी की। तो इसी तरह से, क्योंकि वो बहुत ही कोमल होता है, ठीक है, और उसको तैरने के लिए, सुरक्षा उसको प्रदान करने के लिए किया जाता है, जल का सेवन किया जाता है। इसी तरह से हमारे शरीर में बहुत से अंग और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि कोमल अंग हैं, उनको जल की आवश्यकता होती है, ठीक है, ताकि उनसे हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान हो सके। नहीं तो देखिए, बाहरी जो हमारे शरीर में बाहरी जो ऊतक हैं, बाहरी जो सेल्स हैं, त्वचा है, इसमें गिर जाते हैं, चोट लग जाती है, ठीक है। लेकिन जो हमारे आंतरिक अंग हैं, ठीक है, उसको बचाने के लिए, वो बहुत ही कोमल होते हैं। अगर अंदरूनी रूप से हमें चोट पहुंच जाती है तो ज़्यादा नुकसान हो सकता है, तो उसको बचाने के लिए हमें जल की आवश्यकता होती है। तो वो कोमल अंगों को बचाने के लिए, सुरक्षा प्रदान करने के लिए, पोषक तत्वों को हस्तांतरित करने के लिए, जो भी हमारे शरीर में प्रोटीन है, वसा है, खनिज तत्व है, इन सभी को एक दूसरे जगह स्थानांतरित करने के लिए हमें जल की आवश्यकता होती है। क्योंकि हमारी जो नलियां होती हैं वो बहुत पतली पतली होती हैं और ठोस आहार डायरेक्ट जा नहीं सकता है, तो इसीलिए जल हम लेते हैं ताकि वो उसमें घुल करके आसानी से एक दूसरे जगह पहुंच सके, ठीक है। निरुपयोगी पदार्थों के निष्कासन के रूप में, जैसे मान लीजिए हमारे शरीर में ऐसा तो है नहीं कि हम दाल चावल रोटी सब्जी जो भी खाते हैं वो पूरा पच जाता है। कुछ ऐसे भी तत्व होते हैं जो कि हमारे शरीर से पसीने और मलमूत्र के द्वारा बाहर निकलते हैं, ठीक है। तो वो निरुपयोगी जो चीज़ें होती हैं हमारे शरीर में, उसको क्या करता है? बाहर निकालने के लिए भी जल की आवश्यकता होती है। बहुत सारे लोग गर्मी के दिनों में या फिर ठंडी के दिनों में किसी भी समय जल का बहुत कम सेवन करते हैं। दिन भर में लगभग 1 लीटर पानी पी करके काम चला लेते हैं। उन लोगों में अधिकतर कब्ज जैसी शिकायत बनी रहती है, क्योंकि वो अपने शरीर से जो निरुपयोगी चीज़ें हैं, बिना उपयोग की चीज़ें हैं, उसे बाहर सही से नहीं निकाल पा रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें और भी सारी गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कब्ज हुआ और क्या बोलते हैं, कब्ज हुआ, बवासीर हुआ, ठीक है।
अब हम देखेंगे कि जल का मुख्य स्रोत क्या होता है, हम कौन कौन से माध्यम से जल को अपने शरीर में प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला तो होता है तरल रूप में। ठीक है, जैसे नॉर्मल पानी हमने पी लिया, इससे भी हमारा पूर्ति हो गया जल का। ठीक है, या फिर गर्मी के दिनों में, पता है गर्मी के दिनों में ज़्यादातर पानी वाली चीज़ें क्यों मिलती हैं? प्रकृति ने भी ऐसे बनाया हुआ है सिस्टम, जैसे खीरा, खरबूज, तरबूज, ये सभी क्या है, इनमें पानी की बहुत मात्रा होती है और इनको गर्मी के दिनों में प्रकृति ने खुद ही तैयार किया है कि आप इनका सेवन कीजिए ताकि आपके शरीर में जल की मात्रा पर्याप्त रूप में बनी रहे। तो तरल पदार्थों को लेने से हमें जल की पूर्ति होती है। ठोस पदार्थों में, ठोस पदार्थ क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए बिस्किट हुआ। ठीक है, बिस्किट को बनाने में 27% तक जल उपस्थित होता है, मतलब कि बिस्किट में 27% जल उपस्थित होता है। इसी तरह से जब हम सामान्य तौर पे देखें तो रोटी बनाते हैं, ठीक है, गेहूं से आटा तैयार करते हैं और आटे से रोटी बनाते हैं। तो क्या आटे को डायरेक्ट हम रोटी के रूप में बनाते हैं? नहीं ना, उसमें जल मिक्स करते हैं, तब जाकर के वो रोटी के बनाने योग्य होता है। इसी तरह से चावल को पकाने के लिए हम पानी यूज करते हैं, तब जाकर के वो भात के रूप में तैयार होता है। ठीक है, और भी बहुत सारी सब्जियां हैं, खाद्य पदार्थ हैं जो कि ठोस रूप में होते हैं, लेकिन उनमें जल की मात्रा उपस्थित होती है। तो इस तरह से ये सभी स्रोत हैं जल को प्राप्त करने के। कि हमने बताया कि जल का निष्कासन मुख्य रूप से आंसुओं द्वारा भी होता है। जब हम रोते हैं तो हमारे आंख से क्या निकलता है? जल ही तो निकलता है। तो इस तरह से आंसुओं के द्वारा भी जल का निष्कासन होता है, मल मूत्र के द्वारा भी निष्कासन होता है। ठीक है, बड़ी आंत एवं फेफड़ों द्वारा भी जल हमारे शरीर से बाहर निकलता है। ठीक है, पसीने के रास्ते से भी जल हमारे शरीर से बाहर निकलता है। तो ये सभी कारण है जल को बाहर निकलने का। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जल की दैनिक आवश्यकता हमारे जीवन में कितनी होती है। तो वैसे तो सामान्य रूप से देखा जाए तो कम से कम 2 से 3 लीटर जल प्रतिदिन हमें पीना चाहिए, लेकिन ये क्रियाशील व्यक्ति के लिए अलग अलग मात्रा में हो सकती है। अधिक क्रियाशील वाले व्यक्ति को अधिक प्यास लगेगी, उसे अधिक जल की आवश्यकता होती है, लेकिन वहीं कम क्रियाशील व्यक्ति को, जो व्यक्ति बैठ के काम कर रहा है, उस व्यक्ति को कम जल की भी आवश्यकता होती है। इसीलिए कहा गया है क्रियाशीलता के आधार पे जल की मात्रा कम या ज़्यादा हो सकती है, लेकिन प्रतिदिन कम से कम 2 से 3 लीटर जल पीना चाहिए। ठीक है, वातावरण के अनुसार जैसे ठंडी के मौसम में हमें कम जल की आवश्यकता होती है, कम प्यास लगती है, लेकिन वहीं गर्मी के दिन में हमारी प्यास ज़्यादा बढ़ जाती है, जल की आवश्यकता हमारे शरीर में ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो वातावरण के अनुसार भी जल की आवश्यकता कम या ज़्यादा हो सकती है और भोजन की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। बहुत सारे ऐसे भोजन हैं जिनको खाने अथवा पीने से हमें प्यास कम लगती है, लेकिन बहुत से ऐसे भोजन हैं जिनका सेवन करने से हमारी प्यास और बढ़ जाती है, जल की आवश्यकता बढ़ जाती है। तो भोजन की प्रकृति पर भी निर्भर करता है जल का आवश्यकता। ठीक है, रुग्णावस्था, अगर कोई व्यक्ति बीमार है, जैसे उसे डायरिया हो रखा है, मधुमेह हो रखा है, तो इस स्थिति में भी जल की आवश्यकता कम अथवा ज़्यादा हो जाती है।